कहते हैं कि ये कहानी तो हम पहले ही देख चुके हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री की पिक्चर भी फ्लॉप हो गई है। हर जगह एक ही एम्बुलेंस का जाना, वहां पर प्रधानमंत्री का रास्ता देना, हर जगह बच्चों का आकर मोदी जी की तस्वीर लगाकर दिखाना, लेकिन ये पिक्चर अब फ्लॉप होने वाली है। इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है उसे कम से कम अब अपडेट होने की जरूरत है। अब वो कुछ नया हथकंडा। तो पश्चिम बंगाल में पिक्चर फ्लॉप होगी, बिल्कुल पिक्चर फ्लॉप होने वाली है, और पिक्चर तो इनकी पूरे देश में फ्लॉप हो रही है। इसीलिए वहां जाकर रो रहे हैं, रो गिड़गिड़ा करके। इन्होंने पहले भी रोने का काम कई जगह किया है। इनके जो मगरमच्छी आंसू हैं ये तभी बहाए जाते हैं जब ये देखते हैं कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब चुकी है। जब कोविड काल था तब भी इन्होंने रो धो करके लोगों से कहा कि आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, झोला उठाकर चल दूंगा, फकीर आदमी हूं। जब नोटबंदी का समय आया, नोटबंदी की लाइन लगी, तब भी इन्होंने कहा कि 100 दिन का समय दे दीजिए, चौराहा ढूंढ लेना, अगर मैंने ठीक नहीं कर दिया तो सब कुछ। तब भी इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था। तो इनका जो ये रोना विलाप है, ये रोना विलाप बताता है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नैया पूरे तरीके से डूब चुकी है। मालिकों से दलाली मिलती है मजदूर पुलिस को, देखिए, और पाप का घड़ा भर चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग, आपने भी ये बात कही कि क्या सारे लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। बीजेपी को वोट बहुत कम लोग दे रहे हैं। आज के टाइम में बीजेपी से सब कुछ छिटक चुका है, और इस बात का सबूत दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विरोधी नेताओं ने, अखिलेश यादव ने कई हजार एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में दाखिल किए हैं। राहुल गांधी ने लाखों करोड़ों कागज निकाल करके जनता के सामने रखे हैं। मायावती ने हर बार ये कहा है कि हम ईवीएम से चुनाव को बिल्कुल नकारते हैं, बैलेट पेपर से हम चुनाव की मांग करते हैं। ममता बनर्जी हमेशा ईवीएम के खिलाफ रही हैं, एसआईआर के खिलाफ रही हैं। दुनिया भर के नेता जो विपक्ष के नेता हैं, इस देश के हर नेता की एक ही आवाज़ है कि एसआईआर, एनआरसी और ये जिस तरीके से सीए और मतदाता सूची के अंदर गड़बड़ी, विदेश की महिला हमारे देश के अंदर वोट डालने वहाँ की मॉडल कैसे आ जाती है, हरियाणा के अंदर लाखों वोटों का किस तरीके से गबन हो जाता है, 1,19,00,000 वोट असम के अंदर कैसे गायब हो जाते हैं, 47,000 एसआईआर के जरिए वोट कैसे असम में कम हो जाते हैं, 90 लाख वोट पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे ख़त्म हो जाते हैं। उनकी जगह अगर नए वोट आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा जो अंदर से गहरे जो इसकी जड़ें जमी हुई हैं वो है हमारे देश की जनगणना को लेकर के। अगर देश की जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनगणना में पता लग जाएगा कि इतने ज़्यादा नए वोट बढ़े हैं, और फिर सरकार ने एसआईआर के जरिए इतने ज़्यादा। लेकिन सादा ब्रिज भी फिर भी चुनाव तो हो ही रहे हैं ना, विपक्ष फिर भी चुनाव में शामिल है, और रिजल्ट जो भी आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। अगर मानो इतनी सारी दिक्कतें हैं, चारों तरफ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, तो फिर ये विपक्ष एकजुट होकर विरोध क्यों नहीं करता, बहिष्कार कर दे चुनाव का? डेमोक्रेसी की वजह से विपक्ष नहीं चाहता कि इस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए। लोकतंत्र खत्म करने के लिए तो एक पार्टी तुली बैठी है, लेकिन पक्ष तो चाह रहा है ना, विपक्ष नहीं चाहता। वो तो पक्ष चाहता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ एक पार्टी तो तुली बैठी है लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। दूसरे जो और विरोधी पार्टी के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से ही इसका निस्तारण हो, अदालत के जरिए हो, न्यायालय के जरिए हो, या फिर हमारे देश की जो लोकतांत्रिक पावर है उसके जरिए हो। वो अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहते। अब तो लोग न्यायालय पे भी बहिष्कार नहीं करना। अब तो लोग न्यायालय पे भी सवाल उठा रहे हैं। न्यायालय पर सवाल भले ही उठा रहे हो, लेकिन सारे जज नहीं बिके हैं। अभी भी न्यायालय के अंदर बहुत सारे न्यायाधीश ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इनकी जाकर के गोद में बैठ जाते हैं। तो सभी लोगों पर निशाना न्यायालय पर नहीं साधा जा सकता। बहुत सारे केस ऐसे भी सामने आए हैं जिनके अंदर पूरा निस्तारण हुआ है। हरियाणा का ये एक केस है कि ग्राम प्रधान को 3 साल बाद शपथ दिलाई गई, 25 वोट की काउंटिंग में उनको जिता दिया गया। न्यायालय के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया हुई थी, हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई ये हारा हुआ प्रत्याशी है। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय मामला पहुंचा तो उस ग्राम प्रधान को 3 साल बाद ईवीएम मशीनें चेक करने के बाद, दोबारा रिकाउंटिंग करने के बाद में 25 वोट से जिता करके शपथ दिलाई गई। तो एक न्यायालय भ्रष्ट है, दूसरे न्यायालय ने साथ दिया। तो इसलिए पूरे तरीके से न्यायालयों पर हम जो है बिल्कुल ठीकरा नहीं फोड़ सकते। सबसे बड़ा ठीकरा अगर फूटता है तो भारतीय जनता पार्टी पर फूटता है। सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो हमारे देश के अंदर भाजपा दोषी है, जिसने हमारे देश की तमाम स्वतंत्र एजेंसियों को अपने पाले में करके, उनको डरा धमका करके, और जितने भी हमारे सरकारी महकमे के अधिकारी हैं उनको सरकारी नौकरी से बाहर निकालने का डर दिखा करके अपनी कठपुतली बना रखा है। कठपुतली बना रखा है। तो नेताजी अब एक बात बताइए दर्शकों को कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं है। आप लगातार, कांग्रेस विरोध कर रही है, हर चीज़ में विरोध कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भी ढाक में 3 पात होना क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो कबीरदास जी का बहुत पुराना दोहा है, सभी ने सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पे पड़त निशान। तो धीरे धीरे जब हम विरोध करेंगे, चोट मारेंगे तो असर पड़ेगा।
एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार में नहीं मानेंगे, 10 बार में नहीं मानेंगे, लेकिन मानेंगे ज़रूर। देश की जनता धीरे धीरे जो मकड़ जाल था, एक जो भ्रम जाल था बीजेपी का, उस भ्रम जाल से काफ़ी हद तक निकल चुकी है। और फ़र्क है, लोकप्रियता में भी फ़र्क है। जो बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पे एक जो नरेशन बनाते थे, उसमें भी पहले से फ़र्क आया है। अब प्रधानमंत्री की सिर्फ विपक्ष निंदा नहीं कर रहा है, उनकी अपने आप निंदा हो रही है। एक तो जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका, उससे बहुत सारी तस्वीर देश के सामने आ गई है कि हमारी विदेश नीति क्या है और हम किस टाइप के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं या गुरु घंटाल हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश, जो आटा चोर हम जिसे कह सकते हैं, वो मध्यस्थता करा रहा है और उसकी जगह जगह जो है वाहवाही हो रही है और हम कहीं हैं नहीं। लेकिन मध्यस्थता कहाँ हुई? नहीं हो पाई। नहीं हुई, वो ईरान की शर्तों पे नहीं हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम वो चौधरी तो बना, भले ही पिद्दी चौधरी बना तो सही। और हमारे वाले जयशंकर पीछे वाली लाइन में बैठे हुए लेजर लाइट दिखा रहे थे, उन्होंने सेल्फी भी डाली है, सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे हुए लेजर लाइट दिखा रहे थे। तो फर्क है, पीछे बैठ के वो देख रहे होंगे ना सबको, कौन कहाँ क्या है। फर्क है। अब देखिए, धीरे धीरे फर्क आ रहा है, फर्क पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के जो एम्बुलेंस वाले स्टंट है चुनाव में किए जाते हैं, जो पोर्ट्रेट और उनकी तस्वीर वाले जो स्टंट हैं, जहाँ जाते हैं वहीं के वो वासी हो जाते हैं कि भैया बंगाल है तो बंगाली हूँ मैं, आसाम हूँ तो मैं असमिया हूँ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे अब जनता उसका मजाक बनाने लग गई है। भी प्रधानमंत्री जहाँ भी अपनी रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस जरूर आती है और जो रैली करते हैं उसमें बच्चे उनकी फोटो या तस्वीर लेके जरूर आते हैं और प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि ये सारे के सारे फोटो यहाँ पे ले आइए स्टेज पे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री ने खुद ही अपना मजाक बनवा रखा है। हर जगह एक ही स्क्रिप्ट नहीं चलती। बहुत सारे लोग जब पिक्चर हॉल जाते हैं और वो अगर एक ही कहानी देखते हैं तो वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। जिस तरीके से वो लोग कहते हैं कि ये कहानी तो हम पहले ही देख चुके हैं, इसी तरीके से प्रधानमंत्री की पिक्चर भी फ्लॉप हो गई है। हर जगह एक ही एम्बुलेंस का जाना, वहाँ पर प्रधानमंत्री का रास्ता देना, हर जगह बच्चों का आकर मोदी जी की तस्वीर लगाकर दिखाना, लेकिन ये पिक्चर अब फ्लॉप होने वाली है। इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है उसे कम से कम अब अपडेट होने की ज़रूरत है। अब वो कुछ नया हथकंडा। तो पश्चिम बंगाल में पिक्चर फ्लॉप होगी? बिल्कुल पिक्चर फ्लॉप होने वाली है और पिक्चर तो इनकी पूरे देश में फ्लॉप हो रही है। इसीलिए वहां जाकर रो रहे हैं, रो गिड़गिड़ा करके। इन्होंने पहले भी रोने का काम कई जगह किया है। इनके जो मगरमच्छी आंसू हैं ये तभी बहाए जाते हैं जब ये देखते हैं कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब चुकी है। जब कोविड काल था तब भी इन्होंने रो धो करके लोगों से कहा कि आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, झोला उठाकर चल दूंगा, फकीर आदमी हूं। जब नोटबंदी का समय आया, नोटबंदी की लाइन लगी, तब भी इन्होंने कहा कि 100 दिन का समय दे दीजिए, चौराहा ढूंढ लेना, अगर मैंने ठीक नहीं कर दिया तो सब कुछ। तब भी इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था। तो इनका जो ये रोना विलाप है, ये रोना विलाप बताता है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नैया पूरे तरीके से डूब चुकी है। और रही बात कि इनकी ही सभाओं में एम्बुलेंस क्यों आ जाती है, जब राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा की थी और पैदल वो यात्रा कर रहे थे, तब भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आई थी, लेकिन कहीं भी कोई काम जो था प्रायोजित नहीं होता था। अगर आ जाती थी तो अचानक से कोई आ जाती थी तो जगह दे दी जाती थी। और ये नहीं होता था कि हर स्टेट में आएगी, इनकी तो हर स्टेट में एम्बुलेंस आती है। तो क्या कहना चाह रहे हो, प्रायोजित कार्यक्रम है? प्रायोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री खुद प्रायोजित है आरएसएस के। प्रधानमंत्री को खुद कार्यक्रमों के जरिए आरएसएस ने पहले ही प्रायोजित कर रखा था। और ये बात आप एक बात जरूर ध्यान से समझ लें, पूरे दर्शकों के समझने की बात है कि जब कोई बीमारी जकड़ती है, जितना समय 70 साल आरएसएस को, बीजेपी को, इस देश को जकड़ने में लगा, धीरे धीरे इस बीमारी का इलाज हो रहा है। और विरोधी पार्टी नहीं कर रही इलाज अब जनता कर रही है। इलाज अब जनता समझ चुकी है, इनकी नब्ज नाड़ी देख रही है और पता लग चुका है जनता को कि कहां कहां ये चोट कर रहे हैं, जनता को किस तरीके से त्रस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर रखा है। तो इलाज विरोधी पार्टियों से ज्यादा अब जनता के हाथ में आ चुका है। तो 70 साल लगे इनको देश के अंदर कब्जा करने के लिए। धीरे धीरे इनका जो चलता था कार्यक्रम, जब शाखाएं होती थी, जगह जगह झंडे पर प्रणाम करते थे। हालांकि अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहरा पाए थे, एक भगवे झंडे को ही प्रणाम करते रहे। अब देश समझ रहा है, देश की जनता समझ रही है, इलाज इनका जारी है और ये उपचाररत हैं। अभी उपचार जल्दी ही इनका कर दिया जाएगा। उपचाररत हैं, जनता इलाज कर रही है इनका। देखिए, जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है, इस बात को तो हम सब मानते हैं। जनता ने बड़े बड़े तानाशाहों को अर्श से फर्श पे ला पटका है। तमाम जो देश है, दुनिया, सिर्फ अपने देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े तानाशाहों के सिंहासन डिगे हैं। तो देश की जनता इस बीजेपी की जो मनवादी सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसका इलाज कर रही है।
केरल हो, चाहे पौंडीचेरी हो, चाहे आपका आसाम हो, चाहे बंगाल हो या तमिलनाडु हो, इस बार इनकी सरकार इन पांचों में से किसी राज्य में नहीं बनेगी, चाहे ये कितनी बेईमानी कर ले, कितने ही झूठ प्रपंच अच्छा कर ले। अरुणेश जी, एक मेरठ की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। मेरठ में कोई मेरे ख्याल से कोई बिल्डिंग है, उसमें दुकानें हैं और वो शायद मेरे ख्याल से प्रशासन उसे तोड़ने के लिए, और वहाँ पर अधिकतर जो वोटर थे वो सब बीजेपी के थे। और उसमें पहले काफ़ी दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, कमल 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 कमल। अब वो जिन्होंने कमल 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 बोला था, आज वो हाहाकार कर रहे हैं और बहुत रोज झींक रहे हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। क्या कहें? रात इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई गर्जद में, है ना। तो वही बात अब चरित्रार्थ हो रही है कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा था, यादवों के घर पे बुलडोजर चल रहा था, तब यही बीजेपी वाले लोग बड़े खुश थे और बीजेपी के जो बुलडोजर मॉडल है उसका समर्थन कर रहे थे। और आज जब उन्हीं बीजेपी वालों के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो ये लोग छाती पीट रहे हैं। और अब तो ये लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अरुल गोविल कहाँ गायब हो गए, हमने तो उन्हें वोट दिया था और वो अपने निजी कार्यक्रम से मुंबई चले गए। भैया, जब आप किसी इस तरह के व्यक्ति को वोट देंगे, जो बाहरी व्यक्ति होगा उसको चुनकर आगे भेजेंगे, तो यही होगा और यही मेरठ की जनता झेल रही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो अंधभक्त की लाइन थी, जो बिल्कुल ज़ॉम्बी बने हुए थे, उनके भी दिमाग से जो पर्दा है वो धीरे धीरे हट रहा है, उनकी भी आंखें अब खुल रही हैं और बदलाव अब होगा। और आने वाले 2 से 3 साल में एक बड़े पैमाने पे बदलाव हमें देखने को मिलेगा। बदलाव होगा, बदलाव देखने को मिलेगा। क्या वाकई बदलाव होगा? उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों शख्सों का कहना यही है कि बदलाव होगा और जनता जाग चुकी है।